तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वो रोज सुबह 6 बजे घर से निकलती थी, पीठ पर बैग, हाथ में टिफिन और आंखों में वो सपने जो हर मिडिल क्लास लड़की देखती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना, एक अच्छी जिंदगी का सपना और शायद किसी अपने का भी। लेकिन उस दिन वो घर से निकली जरूर थी, मगर वापस कभी नहीं लौटी। 24 जून 2016, चेन्नई का नुंगमबक्कम रेलवे स्टेशन। सुबह का वक्त, लोग ऑफिस जाने की जल्दी में। वो भी पहुंची थी रोज की तरह उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी टाइम पर, उसी ट्रेन का इंतजार करते हुए। कुछ ही मिनटों में एक अनजान लड़का उसके पास आता है। कोई बातचीत नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ एक झटका। उसके हाथ में चाकू था। उसने सीधे स्वाति की गर्दन पर वार किया। एक बार, 2 बार। जब तक वो जमीन पर गिर नहीं गई, वो वार करता रहा और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो लड़का वहां से चला गया। स्वाति की लाश प्लेटफॉर्म पर पड़ी थी। चारों तरफ खून फैल चुका था। लोग खड़े थे, किसी ने मदद नहीं की। कुछ ने मोबाइल निकाला, वीडियो बनाया, फोटो खींची, पर कोई पास नहीं आया। कोई पुलिस वाला नहीं, कोई स्टेशन स्टाफ नहीं और ना ही कोई आम आदमी। स्वाति मर चुकी थी। भीड़ तमाशा देख रही थी। इस देश में लड़कियों को मारना आसान है और तमाशा बीन बनना उससे भी आसान। स्वाति की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। सपने, करियर, परिवार, सब कुछ वहीं प्लेटफॉर्म पर बिखर गया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब शुरू होगी उस कातिल की तलाश जो कैमरे में कैद तो था, पर चेहरा साफ नहीं था। जिसने भीड़ के बीच वार किया, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। कहानी अब एक मर्डर से बढ़कर बन चुकी थी, एक सिस्टम की नाकामी की। स्वाति की लाश प्लेटफॉर्म पर करीब 2 घंटे तक पड़ी रही। किसी ने उसे ढका तक नहीं। रेलवे पुलिस को सूचना दे दी गई थी, लेकिन कोई तुरंत नहीं पहुंचा। 2 घंटे बाद जब स्थानीय पुलिस पहुंची, तब तक पूरा स्टेशन हिल चुका था। मीडिया को भनक लगी, लोगों के फोन में वीडियो घूमने लगे और सोशल मीडिया पर एक सवाल तैरने लगा। आखिर एक लड़की की हत्या सबके सामने कैसे हो सकती है और कोई कुछ करता क्यों नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया, स्वाति की मौत गर्दन पर धारदार हथियार से हमला होने के कारण हुई थी। वार बेहद नजदीक से किया गया था, यानी कातिल पास का ही लग रहा था। किसी जानकार की तरह पुलिस ने सबसे पहले स्वाति के परिवार वालों से पूछताछ की। उनके घर वालों ने बताया कि स्वाति की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो एक सीधी सादी लड़की थी जो पढ़ाई और नौकरी के अलावा किसी चीज में नहीं पड़ती थी। लेकिन एक बात ने पुलिस का ध्यान खींचा। स्वाति के पिता ने कहा, कुछ समय से एक लड़का उसे स्टेशन पर बार बार दिखता था। वो अक्सर उसी टाइम पर आता और दूर से उसे घूरता रहता। स्वाति ने इस बारे में हमसे बात की थी, लेकिन हमने सोचा शायद कोई छिछोरा होगा, यूं ही चला जाएगा। ये लड़का कौन था? क्या यही उसका कातिल था? पुलिस ने स्टेशन पर लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगवाई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की रिकॉर्डिंग में कुछ धुंधली सी तस्वीरें दिखी। एक युवक नीली शर्ट में चुपचाप स्वाति की ओर बढ़ते हुए और फिर अचानक हमला कर देता है। फुटेज में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन शरीर की बनावट, चाल ढाल कुछ हद तक पहचानने लायक थी। अब पुलिस के पास 2 चीजें थी, एक शक की लकीर और एक धुंधली पहचान। आगे की जांच अब इसी एक चेहरे के पीछे चलने वाली थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस अनजान लड़के की तलाश में थी। चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन कद गाठी और कपड़ों से एक प्रोफाइल बन रही थी। इसी बीच स्वाति के दोस्तों और सहकर्मियों से पूछताछ शुरू हुई। टीसीएस में उसके साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने बताया, स्वाति अक्सर एक लड़के के बारे में बात करती थी जो उसे रोज स्टेशन पर दिखाई देता था। कभी वो डरती थी, कभी नजरअंदाज करती थी, लेकिन वो लड़का पीछा करना नहीं छोड़ रहा था। एक सहकर्मी ने उसका नाम बताया, पी राम कुमार। उम्र 22 साल, इलाके का ही रहने वाला था, लेकिन किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था। राम कुमार स्वाति से एक तरफा प्यार करता था। वो अक्सर सोशल मीडिया पर उसके पोस्ट देखता, उसके आने जाने के समय नोट करता और उसी के मुताबिक स्टेशन पर पहुंच जाता, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं की थी। स्वाति ने उसे 1-2 बार डांटा भी था, पर वो मानने वाला नहीं था। अब पुलिस को एक नाम मिल चुका था, राम कुमार। राम कुमार का पता लगाया गया।
वो चेन्नई से सैकड़ों किलोमीटर दूर तिरुनलवेली नाम की जगह पर रहता था। पुलिस की एक टीम तुरंत रवाना हुई, लेकिन इस बार सब कुछ आसान नहीं था। जब पुलिस राम कुमार के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ मिनट बाद जब दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो जो देखा वो सबके होश उड़ाने वाला था। राम कुमार जमीन पर गिरा पड़ा था, उसके गले से खून बह रहा था। उसने खुद अपना गला ब्लेड से काट लिया था। वो मरा नहीं था, लेकिन हालत गंभीर थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक सवाल अब सबसे बड़ा बन गया था, आखिर उसने खुद को मारने की कोशिश क्यों की? क्या यह गिल्ट था या कहीं यह सिर्फ कहानी का एक नया मोड़? राम कुमार को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गले पर जो कट था वो बहुत गहरा था। डॉक्टरों ने कहा वो जिंदा तो है, लेकिन बोलने में मुश्किल होगी। उसकी हालत देखकर पुलिस को शक और पक्का हो गया। एक इंसान जो निर्दोष होता है वो भागता नहीं और खुद को मारने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करता। राम कुमार पर पुलिस ने निगरानी रखनी शुरू कर दी। उसके कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी में कई ऐसी चीजें मिली जो पुलिस के शक को और मजबूत कर गई। उसके कमरे में स्वाति की फोटो मिली। उसकी डायरी में कई बार स्वाति का नाम लिखा गया था, कहीं प्यार में, कहीं गुस्से में, कहीं धोखे का जिक्र। उसके लैपटॉप में स्वाति की फेसबुक प्रोफाइल बार बार खोली गई थी। इतना ही नहीं, उसके मोबाइल से लोकेशन हिस्ट्री निकाली गई जो दिखा रही थी कि वो पिछले कई महीनों से उसी समय नुंगंबक्कम स्टेशन पर मौजूद रहता था जब स्वाति वहां आती थी। यह सब सिर्फ संयोग नहीं था। पुलिस को यकीन हो गया कि कातिल यही है। राम कुमार को धीरे धीरे ठीक होते ही गिरफ्तार किया गया। उसे चेन्नई लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मीडिया में अब यह केस सनसनी बन चुका था। हर चैनल पर सिर्फ एक ही नाम था, राम कुमार, एक तरफा प्यार में पागल लड़का जो बना हत्यारा। पर कुछ लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। राम कुमार के परिवार ने कहा, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो तो सीधा साधा लड़का था, पढ़ाई में लगा रहता था, किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी लड़की से रिश्ता भी नहीं था। क्या ये प्यार था या पागलपन या कुछ और? राम कुमार को चेन्नई की जेल में रखा गया। पुलिस ने उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया और चार्जशीट तैयार होने लगी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, सोशल मीडिया स्टॉकिंग और कमरे से मिली डायरियां, इन सभी सबूतों ने केस को लगभग साबित कर दिया। लेकिन तभी केस ने एक अजीब मोड़ ले लिया। राम कुमार की मौत हो गई। जी हां, 18 सितंबर 2016 को खबर आई, राम कुमार ने जेल में आत्महत्या कर ली। बताया गया कि उसने जेल में बिजली की तार काटकर खुद को करंट लगा लिया। लेकिन सवाल उठने लगे, कैदी के पास बिजली का तार कहां से आया? अगर वो आत्महत्या करने वाला था तो पहले जिंदा क्यों रहना चाहता था? राम कुमार के परिवार ने साफ आरोप लगाया, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। हमारे बेटे को फंसाया गया है। उन्होंने हाई कोर्ट तक गुहार लगाई कि सीबीआई जांच हो। मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा मानता था कि राम कुमार हत्यारा था, दूसरा कहता कि कहीं ना कहीं कहानी में कुछ छुपा है। स्वाति की मौत पर पूरा देश दुखी था, लेकिन राम कुमार की कथित आत्महत्या ने मामला और उलझा दिया। स्वाति का परिवार चाहता था कि केस यहीं खत्म हो, उन्हें क्लोजर चाहिए था। लेकिन राम कुमार के परिवार ने जिद पकड़ ली, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली कि जेल प्रशासन, पुलिस और डॉक्टरों की भूमिका की भी जांच हो। उन्होंने सवाल उठाया, राम कुमार जेल में कैसे अकेला रह गया? क्या सीसीटीवी उस समय बंद था? जेल अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत? कुछ आरटीआई से मिले दस्तावेजों में यह बात सामने आई कि राम कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, फिर भी उसे अकेला रखा गया। सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई थी, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इसे खारिज कर दिया। सरकारी बयान था, राम कुमार ने खुद ही यह अपराध किया और अपराध बोध में खुद को खत्म कर लिया। मगर आम जनता के मन में सवाल अब भी थे। आज इस केस को हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल अब भी हवा में तैरते हैं। क्या राम कुमार सच में कातिल था? अगर हां, तो उसने खुद को क्यों मारा? अगर नहीं, तो असली कातिल कौन था? स्वाति की मौत एक बहुत बड़ी चेतावनी बनकर आई कि आज भी भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। वहीं राम कुमार की मौत एक दूसरा आईना थी कि कभी कभी सच्चाई दबा दी जाती है और कभी कभी जो दोषी दिखता है वो सिर्फ एक मोहरा होता है।
आज तक ये केस लोगों के दिमाग में जिंदा है। स्वाति, जिसने सिर्फ अपने सपनों के लिए जिया और एक तरफा जुनून का शिकार बन गई। रामकुमार, जो या तो गुनाहगार था या एक ऐसा इंसान जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं, यह कहानी है उस समाज की जहां प्यार, पागलपन और पब्लिक साइलेंस तीनों मिलकर एक जान ले लेते हैं।